न्यूज 24 की वॉर कवरेज लगातार जारी है। एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज वॉर से जुड़ी हुई 10 मार्च से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। 10 मार्च को रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत हो सकती है। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तुर्की में रूस यूक्रेन के विदेश मंत्रियों की बैठक होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, वॉर के बीच में युद्ध विराम को लेकर दोनों में समझौता हो सकता है, सीजफायर को लेकर समझौता हो सकता है। 10 मार्च की तारीख अहम हो सकती है क्योंकि अब तक जो बात हुई है वो बेनतीजा रही। सीजफायर को लेकर तुर्की में रूस यूक्रेन के विदेश मंत्रियों की बैठक होने जा रही है। सीजफायर को लेकर ये समझौता हो सकता है। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंचल साहब भी मौजूद हैं, करण जी भी मौजूद हैं और मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी भी बने हुए। संजीव, इस खबर को और ब्रीफ कीजिए। 10 मार्च की तारीख अहम हो सकती है सीजफायर को लेकर दोनों देशों के बीच में। क्या देखिए, ये जो टर्की ब्रोकर कर रहा है इस बातचीत को, तो उसमें कुछ शर्तें हैं जो रूस की मानी अगर जाए तो फिर ये शर्त जो है कि युद्ध खत्म किया जाएगा रूस की तरफ, इसे भी माना जा सकता है रूस के द्वारा। लेकिन वो शर्तें बहुत ज्यादा कठिन है और देखना है कि ये बातचीत कैसे बनती है। देखिए, पहली शर्त के तौर पर विपणय से कहा गया है कि जेलेंस्की राष्ट्रपति रहेंगे, लेकिन वो राष्ट्रपति वैसे नहीं होंगे जैसे अभी हैं और बदले में रूस की तरफ से एक प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया जाएगा जिसके पास असली शक्तियां होंगी। यानी कि जो आधिपत्य होगा वो बना रहेगा, लेकिन केवल और केवल फॉर्मल तौर पर जेलेंस्की का, और असल में एक प्रधानमंत्री होगा जो असली शक्ति का केंद्र होगा और उसे अपॉइंट करेगा रूस। दूसरी शर्त जो दी गई है कि आप क्रीमिया को रिकॉग्नाइज कीजिए और डॉनबास का वो इलाका जिसे इंडिपेंडेंट देश घोषित कर दिया गया है, लुहांस्क और डोनेट्स्क, इन दोनों को आप रिकॉग्नाइज कीजिए। ये भी एक शर्त के तौर पर रखा गया है और इसके बाद कहा गया है कि आप युद्ध को खत्म समझिए। यानी कि वो बात जिसमें ये माना गया था कि एक बड़ा हिस्सा जो है यूक्रेन का निकाल लेना चाहता है रूस यूक्रेन से, वो इलाका जो डॉनबास का है और जो वो इलाका जो अभी इस वक्त ओडेसा और मारियोपोल के द्वारा रिप्रेजेंट होता है, और इसे अगर आप क्रीमिया से जोड़ दें तो एक बड़ा लंबा हिस्सा हो जाता है। डॉनबास, क्रीमिया, एक दो साइड्स में और बीच में एक बड़ा इलाका जो ओडिशा और मारियोपोल से बनता है। तो एक बड़ा सा इलाका जो कि रूस से लगता है वो रूस अपने अंदर कर लेना चाहता है और बचे हुए यूक्रेन में अपना प्रधानमंत्री बना देना चाहता है। ये टॉक्स की शर्तें हैं, देखना है यूक्रेन इसे कितना मानता है। जी करण जी, मैं इस पर आपका रिएक्शन चाहती हूँ। क्या टॉक की ये जो शर्तें संजीव काउंट करा रहे हैं, तो क्या 10 मार्च को शर्तों के साथ बातचीत बनेगी जब टर्की में बात करेंगे दोनों देश? ये ऐसा लगता है कि संभव हो सकता है, क्योंकि यथार्थ तो यही है कि जैसे लुहांस्क, डोनेट्स्क और क्रीमिया तो पहले से ही था, अभी और मजबूत कर लिया है। और ये दूसरा जो आइलैंड है वहां पे जो एयर बेस, सॉरी नेवल बेस रहा है उनका पहले से ब्लैक सी के अंदर, ये सारे इलाके रूस के लिए स्ट्रेटेजिकली इस एरिया के काबू करने के लिए बहुत जरूरी था और ये काबू होने से उसको छोड़ेगा नहीं वो। ये अगर यूक्रेन मान लेता है तो शायद शांति समझौता हो सकता है और इसमें युद्ध विराम भी, टोटल कंप्लीट युद्ध विराम भी हो सकता है। आगे की बात आगे चलेगी, जैसे दोनों नेता, दोनों फॉरेन मिनिस्टर मिलेंगे, उसके बाद में उससे निकल कर क्या बातें आती हैं, क्या और कंडीशंस एक दूसरे ने मानी हैं, दूसरे पे और कंडीशंस क्या लगाई जा रही हैं, ये डिमांड्स होंगी, टर्म्स होंगी और इस पे डिस्कशन तो दोनों देशों का ये चलता रहेगा। लेकिन एक युद्ध विराम की स्थिति मेरे ख्याल में यूक्रेन शायद हो सकता है इस लेवल पर जाने के बाद में मान भी जाए। रशिया की तरफ से, रशिया के डोमेस्टिक वायलेंस, इस रेजिस्टेंस, इस वॉर के अगेंस्ट भी काफी वहां पे हो रहा है, उसके तहत भी ये जरूरी है एक तरह से रशिया को। रशिया की चाहे जितनी यूक्रेन से क्लेम की जा रही है इतनी कैजुअलिटीज बेशक ना हो ये रशियन आर्मी की, लेकिन कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम रशियन आर्मी को आगे बढ़ने में हुई है, क्योंकि अदरवाइज इतना 2 शहरों में खास करके अभी तक खार्किव में भी पूरी तरह से कब्जा उसका नहीं हुआ है कितने दिनों से। ओके सर, इस बीच यूक्रेन एक बड़ा दावा कर रहा है, उस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। वॉर ब्रेकिंग, यूक्रेन का बड़ा दावा, जंग में रूसी मेजर जनरल की मौत का दावा यूक्रेन कर रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, युद्ध में रूसी मेजर जनरल की
मौत हुई है। यूक्रेन की तरफ से दावा, खार्किव की लड़ाई में जनरल विटाली की मौत बता रहा है यूक्रेन। ये इस वक्त की बड़ी खबर, रूस को बड़ा झटका, रूस का बड़ा नुकसान, और वो तस्वीर भी मेजर जनरल की हम दिखा रहे हैं और इन्हीं की मौत का दावा यूक्रेन कर रहा है। इससे पहले भी एक बड़े ऑफिसर की मौत का दावा यूक्रेन कर चुका है। रूस को कितना नुकसान पहुंचा रहा है जान माल का यूक्रेन, ये बताते हुए यहां पर यूक्रेन। संजीव, एक और ऑफिसर की मौत की खबर का दावा कर रहा है यूक्रेन। देखिए, ये दावा सही भी हो सकता है और रशियन आर्मी को नुकसान हो रहा है, ये तो हकीकत है। पर ये जो नुकसान है उन्हें अपने अटैक्स को कम करने के लिए विवश करेंगे, ऐसा लगता नहीं है। देखिए, जिस तरह से शर्तें आ रही हैं और वो शर्तें ऐसी हैं जिसमें कि एक बड़ा हिस्सा जो दक्षिण पूर्व यूक्रेन का हिस्सा है जो रूस से लगता है, उसे तो पूरी तरह से ले ही लिया जाएगा, चाहे वो बातचीत के जरिए लिया जाए या फिर मिलिटरीली लिया जाए, सैन्य शक्ति के जरिए लिया जाए, वो तो एक तरह से अलग हो ही चुका है। तो रूस अग्रेसिव है, बातचीत में भी वो मानेगा और अपनी शर्तें जो है वो छोड़ेगा, ऐसा लगता नहीं है। और एक और शर्त है विपनेश, जिसके बारे में आपको बताते चलूं, और वो शर्त ये है कि नो नेटो, नेटो के साथ आपका कोई संबंध नहीं रहने जा रहा। जो शुरुआती शर्त थी वो तो अभी भी लागू है, और साथ ही साथ अब ये दो शर्त, एक तो जेलेंस्की की कुर्सी जाएगी और वो एक डिफेक्टो हेड होकर रह जाएंगे, और वहां पर जो डिजोर हेड होगा, जो कि प्रभावी हेड होगा, प्रधानमंत्री होगा, वो रूस का आदमी होगा। और तीसरा ये कि एक बड़ा भूभाग जो कि इस वक्त यूक्रेन का हिस्सा है, अब वो रूस का हिस्सा कहलाएगा। जी अजय मल्होत्रा जी, मैं आती हूँ आपके पास। इस बीच एक और वॉर ब्रेकिंग का रुख जल्दी से कर लेते हैं। ये रूस ने नया वीडियो जारी किया है हमले का। रूस ने हमले का नया वीडियो जारी किया है 13वें दिन महायुद्ध के बीच। वीडियो में हेलीकॉप्टर से अटैक की तस्वीरें वायरल की जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। रात में यूक्रेनी ठिकानों पर बड़ा हमला रशिया की तरफ से किया गया है। एक और वॉर ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ये वो तस्वीरें जो रूस ने जारी की, तस्वीरें नहीं वीडियो है ये जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो में हेलीकॉप्टर से अटैक की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। रात में यूक्रेनी ठिकानों पर यह अटैक बड़ा हुआ है रूस की तरफ से। और अचल मल्होत्रा जी, मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए, दोनों तरफ से अटैक की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, नुकसान कितना हो रहा है वो भी दिखाया जा रहा है। दरअसल ये जंग जा कहां रही है सर, समझ नहीं आ रहा। 13वां दिन है, कुछ भी निर्णायक मोड़ नहीं समझ आ रहा। देखिए, जहां तक रशिया का सवाल है, वो इस जंग को उस समय तक जारी रखेंगे जब तक उनके जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है वो पूरे नहीं हो जाते। अगर सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं होते तो कम से कम कुछ ऑब्जेक्टिव्स तो पूरा होना बहुत जरूरी है। उन ऑब्जेक्टिव्स की हाइलाइट्स क्या हैं? नंबर 1, उक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बनेगा, नेटो रशिया के बैकयार्ड में नहीं आएगा। नंबर 2, ईस्ट यूक्रेन में वो जो दो डोनेट्स और लुहांस्क की इंडिपेंडेंस को जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, उसके साथ कुछ और हिस्सा मिला के पूरे ईस्ट और साउथ ईस्ट उक्रेन में रशिया अपना कंट्रोल करेगा, जैसा कि उसने 2008 में जॉर्जिया के ब्रेकअवे रीजन्स अब्खाजिया और साउथ ओसेटिया में सिमिलर सर्कमस्टांसेस में किया था। वहां पे भी उसने उनकी इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज किया था, और उसके बाद पिछले 14 साल में उसने अपनी पोजीशन वहां बहुत ज्यादा कंसोलिडेट कर ली है। अब्खाजिया की लोकेशन बहुत अच्छी है, स्ट्रैटेजिक है, ब्लैक सी के ऊपर है। तो इधर से सी ऑफ अज़ोव से लेकर ब्लैक सी तक, ये उद्देश्य नंबर 2। तीसरा उद्देश्य है वहां का रिजीम चेंज, एक ऐसी रिजीम लाना जो कम से कम न्यूट्रल हो, अगर ब्लटेंटली प्रो सोवियत ना भी हो तो, प्रो रशियन सॉरी, अगर प्रो रशियन नहीं है तो कम से कम न्यूट्रल हो, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि प्रो रशियन हो। लेकिन जैसे संजीव जी बता रहे थे, अगर ये इस तरह से डिमांड लेके जाएंगे टर्की में नेगोशिएट करने के लिए, तो ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल सी डिमांड है, जिसे कोई किसी के लिए भी मानना बहुत मुश्किल है। इसमें तो आपके उक्रेन के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ेगा, कि प्राइम मिनिस्टर की पावर्स बदलनी पड़ेंगी, बाहर से कैसे किसी को लाके इम्पोज किया जा सकता है, आफ्टर ऑल वहां इलेक्शंस होते हैं। तो ये भी जानबूझ के कई बार इस तरह की डिमांड रख दी जाती है जो सामने वाले के लिए ह्यूमिलेटिंग हो जाती है, और उस बीच में आप समय का फायदा उठाकर अपने दूसरे उद्देश्यों की पूर्ति की तरफ
काम करते हैं। ये तो बहुत मुझे इंपॉर्टेंट बात अचल साहब आपने कही है, इस पर गौर करेंगे और आगे भी चर्चा को बढ़ाएंगे। इस बीच एक और वॉर ब्रेकिंग का जल्दी से न्यूज़ 24 रुक कर रहा है। ये 13वें दिन वॉर ब्रेकिंग युद्ध के बीच रूस के हमले के बाद भारी संख्या में पलायन भी जारी है। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। 17 लाख लोगों ने यूक्रेन से पलायन कर लिया है। यूएन का दावा, यूएन की रिपोर्ट में ये दावा, हमले से दहल गए हैं लोग, बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं। और यहां लुहांस्क और डोनेट्स्क से बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन किया। 96,000 लोग रूस गए हैं, ये बड़ी खबर। और रूस के हमले के बाद भारी संख्या में पलायन जारी है। इस पर संजीव मैं आपका जवाब लेना चाहूंगी। इस जंग के बीच इंसानियत हारती हुई नजर आ रही है। देखिए, ये आंकड़े इस बात के द्योतक है कि दरअसल यूक्रेन पूरी तरह से उजड़ चुका है। आप समझिए कि एक ऐसा देश जिसकी आबादी मुस्लिम 4 करोड़ है, उसमें से अगर करीब 20 लाख लोग, बताया ये जा रहा है, यूएन के आंकड़े कुछ है, या कुछ लोग तो कह रहे हैं और भी ज्यादा, वो निकल के चले जाएं और इससे दुगनी तिगुनी आबादी जो है वो विस्थापित हो जाए अपने ही देश में। ये आंकड़े तो वो है जिसमें कि लोग निकल गए हैं, शरणार्थी बन गए हैं। और एक वो आंकड़ा है जिसमें अपने ही देश में लोग विस्थापित हो गए हैं और अपने अपने घरों को, जमीनों को छोड़ने के लिए बाध्य हो गए हैं। तो उस देश की आने वाली दशकों में क्या स्थिति होने जा रही है। यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ज़ेलेंस्की की ये जिद कह ले या उनका राष्ट्रवाद कह ले, यह यूक्रेन के काम नहीं आ रहा है। वो कहां से है, वो कहां से अपने वीडियोस जारी करते हैं, ये अभी तक संदिग्ध है। क्योंकि वो जब वीडियो जारी करते हैं तो उसमें आज की बात नहीं रहती है। आपने देखा होगा, उसमें बात ये होती है कि हम देश में बने रहेंगे, हम भागे नहीं हैं, हमें जीतना जरूरी है। ये ऑब्जेक्टिव बातें हैं जो आप किसी भी परिस्थिति में कह सकते हैं। क्या वो टॉक्स के बारे में बोलते हैं, क्या वो नेगोशिएशंस के बारे में बोलते हैं, क्या वो कहते हैं कि आज देखिए हमने ये किया है, आज नहीं रहता है उनके शब्दों में। ये प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हो सकती हैं जो कि वॉर टाइम इंफॉर्मेशन। ये संजीव आप एकदम सही कह रहे हैं और इस पर गौर करना भी चाहिए। वो करंट सिचुएशन के बारे में वीडियोस में बात करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। करण जी, मैं एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ, छोटे छोटे रिएक्शन दोनों मेहमानों से चाहूंगी। एक बात तो ये हो गई शर्त कि अगर वो नेटो से खुद को बाहर रखे तो जंग रुक सकती है। दूसरा ये, क्या बड़े देश आकर कोशिश करते इस जंग को रोकने की तो हेल्प हो सकती थी, ये जंग रुक सकती थी, जो बड़ी कंट्री हैं वो इकट्ठा हो जाती तो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने। ये देखिए, यूक्रेन की नेतागिरी इतना आगे बढ़ चुकी है कि वो इस ढंग की शर्तें रूस द्वारा जो लगाई जा रही हैं, इस ढंग की शर्तें मानना उनके लिए अब पॉसिबल नहीं होगा। अगर मन से वो चाहते भी होंगे तो भी कुछ न कुछ वो चाहेंगे कि दूसरे देश आकर और बेशक समझौता कराएं, लेकिन खुलेआम वो एकदम से ये सरेंडर की तरह से जो जायज ठहरती हैं। एक तरह से शर्तें जितनी भी रूस की तरफ से जो आ रही हैं, वो एक तरह से दे आर डिमांडिंग ए सरेंडर ऑफ यूक्रेन, जो यूक्रेन करने वाला नहीं है, क्योंकि ये हार जाएंगे लेकिन मिट जाएंगे, लेकिन ये शायद सरेंडर आज के ढंग से जो लगता है सरेंडर करने वाले नहीं है। सर, छोटा ही रिएक्शन में ले पाऊंगी अचल जी से। अब मैं जल्दी से रिएक्शन ले लेती हूँ। छोटा सा सवाल ये है कि अगर यूएन आगे आता, दोनों देशों में मध्यस्थता कराता, तो भी ये जंग रुक सकती थी। सर, छोटा ही रिएक्शन में ले पाऊंगी। नहीं विपनेश, आफ्टर ऑल यूएन क्या है? यूएन कोई सुपर ह्यूमन बॉडी तो नहीं है। यूएन में यही खिलाड़ी हैं जो बाहर खेल रहे हैं और वही खिलाड़ी हैं जो यूएन के अंदर खेलते हैं। और इस वक्त वन पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट जो है यूएन के 5 परमानेंट मेंबर्स में है, वीटो बिल्डिंग पावर है। तो यूएन की मीडिएशन तो अभी तक मंजूरी नहीं है। फ्रांस कोशिश कर रहा है बाहर से, मालूम नहीं क्या कह रहा है। पुतिन और उससे जो बातचीत होती है उसकी कोई डिटेल्स बाहर नहीं आती है। तो यूएन तो सिर्फ रेजोल्यूशंस पास कर सकता है इस परिस्थिति में, या फिर अमेरिका के इन्फ्लुएंस या दूसरे इन्फ्लुएंस में आके कुछ कड़े पाबंदियां लगा सकता है रशिया के ऊपर। तो अभी यानी कि आप सर कह रहे हैं कि यूएन के बस की बात नहीं है, वक्त की कमी है। करण जी, अचल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन 13वें दिन महायुद्ध पर न्यूज़ 24 की नजर है। जैसे ही ब्रेकिंग न्यूज आती है, वॉर ब्रेकिंग, आपको बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।